बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लिसनर्स? यकीनन ठीक होंगे। चले हम कहानी के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यकीनन आपको पसंद आ रही होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको या सुन रहे हैं वो प्लीज़ इसको जो है ना लाजमी कमेंट करके मुझे बताएं, और लाइक भी करें और शेयर भी करें। और लाइक और शेयर तो आपने ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब भी आप दूसरों से भी कहें वो भी सब्सक्राइब करें। कहानी में आगे आपको बहुत ही मज़ीद मज़ा आने वाला है। कहानी जो है ना बहुत ही अच्छी सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है। पार्वती के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो उसके साथ इंसिडेंट पेश आया है, उसके बाद जो है वो किस तरह अनकॉन्शियस हो जाती है, और फिर वो मतलब कि उसको अहमद अपने घर ले जाता है, और जो उसकी अहमद की वालदा होती है वो भी उसका ख़याल रखती है। तो अब अगले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये जो है ना काफ़ी दर्दनाक मुझे फ़ील हो रहा था, थोड़ा से मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, और लिखते हुए तो बहुत ही अजीबोगरीब सी ज़हन की कैफियत हो रही थी। अजनबी मर्दों का एक एक चेहरा उसकी नज़रों के सामने आने लगा। वो 6-7 चेहरे थे जो उस पर झपटे हुए थे। उसने अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश की थी। उसने अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश की थी, कितने हाथ पांव मारे थे, और उन लोगों ने भी उसे कितना मारा था। जिस जगह पर उसे उन मर्दों के छूने का एहसास हुआ, उस जगह पर तकलीफ़ की एक लहर सी उठने लगी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। आना रोते रोते उसकी ज़ुबान से आना का नाम दोबारा आ गया। आना मेरी बच्ची, तुम कहाँ हो? बेटी वो इधर ही है, मैंने उसे साथ वाले कमरे में लिटा दिया है, तुम फिक्र ना करो। तुम कौन हो बेटी? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आधी रात को घर से क्यों निकली? वो सो गई है। समिया बेगम ने कुछ ही देर में ना जाने कितने सवाल पार्वती से पूछ डाले, और पार्वती सोच रही थी कि वो अपने सामने बैठी इस औरत को क्या कहे। एक मरतबा फिर पार्वती ने उठने की कोशिश की, मगर उससे उठा ना गया। बेटी तुम लेटी रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। समिया बेगम ने बावर्ची खाने से गिलास लिया और सहन में पड़े हुए घड़े में से पानी का गिलास भर लिया और पानी लेकर अंदर आ गई। समिया बेगम पानी का गिलास पार्वती के मुंह के करीब ले आई और उसके मुंह में पानी डालने लगी, तो पार्वती ने वो गिलास अपने हाथ से परे हटा दिया। बेटी पानी पी लो। समिया बेगम ने देखा कि ये औरत मुसलसल आंसू बहा रही थी। कुछ शक तो समिया बेगम को हुआ था कि इसके साथ क्या हुआ था, मगर वो कुछ बोल ना सकी। ना वो उससे ये कह सकती थी कि वो ना रोए, और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस औरत को किस तरह दिलासा दिलाएं। समिया बेगम को मुनासिब लगा कि वो इस औरत को तन्हा छोड़ दे, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली गई। पार्वती सोच रही थी कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ है। रामदीन ने उसे क्यों तन्हा घर से बाहर जाने दिया? क्या रामदीन को इस बात का एहसास नहीं था कि मैं उसके घर की इज्जत हूँ? रामदीन, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो? इस सवाल पर वो पहले भी गौर कर चुकी थी। पिछली रात वो यही सोच रही थी कि उसके साथ आने वाले दिनों में क्या होगा। उसने सोचा था कि कोई उसे बताए कि उसके साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्या उसकी किस्मत में यही सब लिखा था? उसके दिल में फिर आना का ख्याल आ गया। वो एक बार आना को एक बार फिर देखना चाहती थी। वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह उसे उठा जाए, और वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गई थी। फिर कोशिश करके वो खड़ी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता चलकर वो कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा कि रात का कोई पहर था। अभी आसमान पर अंधेरा था। बरामदे में एक आदमी और एक औरत नमाज पढ़ रहे थे। ये वही औरत थी जो अभी कुछ देर पहले उसके सामने बैठी थी। उस औरत की उम्र कोई 60 के करीब होगी। शायद वो उसकी सास की हम उम्र थी। फिर उसके साथ मुसल्ले पर खड़े हुए आदमी को उसने देखा। उसको लगा कि उसने पहले भी उस आदमी को कहीं देखा था। एक दिन पहले उसने उस आदमी को देखा था चांदनी महल के सामने खड़े हुए। हाँ, ये वही शख्स था, अहमद, जिसके बारे में वो उस रात काफ़ी देर तक सोचती रही थी। वो शख्स मुझे इधर लाया है अपने घर में, मगर क्यों? उसके दिल में मेरे और मेरी बच्ची के लिए रहम आ गया था। उन दोनों को नमाज पढ़ते देखकर वो बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई, और वो चाहती थी कि उनमें से कोई नमाज ख़त्म कर ले और वो आहना के बारे में उनसे पूछे। वो दोनों मर्द और औरत घर पर नमाज पढ़ रहे थे। पहले ये आदमी घर से बाहर
था और ये औरत शायद कि उसकी माँ थी, घर पर ही थी। मगर रामदीन रात भर घर में सोया रहता था और उसकी बीवी आधी रात को घर से बाहर पूजा करने जाती थी। कितनी अजीब बात है ना, कितनी अजीब बात है ना। पार्वती को एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद मर्द और औरत दोनों ने हाथ उठा लिए। न जाने ये दोनों क्या कर रहे थे। फिर अपने मुंह से पर हाथ फेरने के बाद दोनों ही उठकर खड़े हो गए। उस औरत ने पार्वती को कुर्सी पर बैठने को कहा। बैठते हुए देख लिया था। वो पार्वती के करीब आ गई। बेटी, तुम उठ गई हो, तुम लेटी रहती, तुम ठीक नहीं हो। मेरी बेटी कहाँ है? पार्वती ने अन्ना के बारे में फौरन ही पूछ लिया था। पार्वती ने अन्ना के बारे में फौरन ही पूछ लिया था। वो आदमी भी पार्वती के करीब आ गया था। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी तक ले जाऊं। उस औरत ने पार्वती को कंधों से सहारा देकर उठाने की कोशिश की। पार्वती को जगह जगह जख्म आए थे, चेहरे पर, बाजुओं पर, कमर पर। जिस मुश्किल से वो बिस्तर से उठकर बाहर बरामदे तक आई थी, इतनी ही मुश्किल से वो दूसरे कमरे तक गई थी। वहाँ पर उसने बेड पर अन्ना को लेटे हुए देखा था। उसके दिल और दिमाग को कुछ सुकून सा मिला था। वो अन्ना के करीब आकर बेड पर ही बैठ गई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो जिंदा ना रहे, मगर वो सोच रही थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो अन्ना का क्या होगा। क्या कौशल्या देवी अन्ना को अपनी पोती और अपने बेटे की औलाद की हैसियत से इज्जत देगी, या वो अन्ना को भी एक औरत के रूप में ही देखेगी? बेटी, तुम लेट जाओ, अभी तुम परेशान हो, सुबह हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। समिया बेगम ने पार्वती से कहा। क्यों लाए हैं आप मुझे यहाँ? वहीं छोड़ देते, मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। बेटी, तुम हौसला मत हारो। ज़िंदगी इंसान को बहुत इंसान से बहुत बड़े बड़े इम्तिहान लेती है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं रामदीन को भी जानती हूँ और कौशल्या देवी को भी। समिया बेगम ना तो रामदीन को जानती थी और ना ही कौशल्या देवी को। वो तो अपने सामने बैठी हुई उस औरत को देख रही थी जो उससे इस वक्त तमाम एहसासात से आरी लग रही थी। कुछ देर पहले आंसू बहाने वाली वो औरत इस वक्त ना रो रही थी और ना दुखी थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर मौजूद ना था। समिया बेगम वहाँ से उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद वो पार्वती के लिए खाना लाई। बेटी, कुछ खा लो। पार्वती उस औरत को देख रही थी, मगर वो खामोश थी। पार्वती ने अपने हलक से पानी का एक घूंट तक नहीं उतारा था। खाना तो बहुत दूर की बात थी। बेटी, तुम कुछ खा लो, तुम अभी ज़िंदा हो। बेटी, और ज़िंदा इंसानों को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तुम्हें भी ज़रूरत है। ये हादसा ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। अगर इंसान के साथ एक अलमिया हो जाए तो वो समझता है कि शायद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मगर ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी चलती रहती है, कभी खुशियाँ तो कभी गम, यही ज़िंदगी है। पार्वती ने समिया बेगम की बात सुनकर नज़र उठाकर उसे देखा और उसे उस बात की पर हंसी आ गई। कभी खुशियाँ तो कभी गम, जिनकी किस्मत में सिर्फ गम ही होते हैं, क्या उनकी भी ज़िंदगी चलती रहती है? पार्वती का सवाल समिया बेगम को बड़ा अजीब सा लगा, मगर वो पार्वती को उसका जवाब देना नहीं चाहती थी। हाँ, उनकी ज़िंदगी भी चलती रहती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान को हमेशा गम ही मिले। उसे कभी खुशियाँ मिलती हैं और कभी गम, क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, अगर उसे कुछ छीना है तो उसे कुछ ना कुछ दिया भी ज़रूर है। मगर मुझे तो कभी कुछ नहीं मिला। मैंने भगवान से बहुत मांगा, मगर मुझे नहीं मिला। मैंने भगवान की बहुत सेवा की, मगर भगवान ने मेरी नहीं सुनी। यहाँ तक कि मैं आधी रात को काली माँ के मंदिर भी काली माँ से मांगने जाती थी। अकेली तन्हा औरत, उसे मुझ पर रहम नहीं आया, बल्कि उसने मुझे इस हाल को पहुंचा दिया जो आप इस वक्त देख रही हैं। छोटी थी तब मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए। रिश्तेदारों ने शादी कर दी। शादी के बाद भगवान ने मुझे बेटी दी, बेटी जिससे ये समाज नफरत करता है। उसके बाद 10 साल तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई। भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया। मेरे पति ने मुझसे बेटा मांगा, मेरी सास ने मुझसे बेटा मांगा, मगर मैं उन्हें बेटा कहाँ से ला कर दूँ? भगवान ने मुझे इस हाल को पहुँचा दिया।
میں ان کو بیٹا کہاں سے لا کر دوں؟ بھگوان نے مجھے اس حال کو پہنچا دیا، اگر اس حال میں گھر جاتی ہوں تو کیا میری ساس مجھے رکھ لے گی؟ وہ عورت جو پہلے سے تیار بیٹھی ہے مجھے اس گھر سے نکالنے کے لیے، اور اگر وہ مجھے نہیں رکھتی یا میرا شوہر مجھے نہیں رکھتا تو کیا آپ رکھ لیں گی؟ سمیہ بیگم اپنے سامنے بیٹھی ہوئی اس عورت کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی نوجوان اور خوبصورت عورت کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، آپ کے گھر والے آپ کو رکھ لیں گے، اور اگر انہوں نے آپ کو نہ رکھا تو آپ کو میں رکھ لوں گا۔ احمد جو نہ جانے کب سے اپنی ماں اور اس عورت کے بیچ ہونے والی گفتگو سن رہا تھا، سمیہ بیگم کو اپنے بیٹے کی بات سن کر حیرانگی ہوئی، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس شخص کی بات سن کر پاروتی کو بھی حیرانگی ہوئی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جو ایک رات پہلے ایک عورت سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے قبول نہیں کر سکتا، اور وہ پاروتی کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے رکھ لے گا، جس کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، جو ابھی اسے جانتا تک نہیں تھا، اور جس حالت میں وہ اسے گھر لے کر آیا تھا، وہ سب دیکھنے کے باوجود وہ اسے رکھ سکتا تھا۔ میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ احمد بیٹا تم بھی نماز پڑھ لو، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، بیٹی تم کھانا کھا لو۔ جی امی۔ وہ لڑکا جو کمرے میں دیوار کے ساتھ کھڑا تھا باہر چلا گیا۔ سمیہ بیگم پاروتی کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی، مگر کھانے کے برتن ابھی بھی وہیں پڑے تھے جنہیں پاروتی دیکھ رہی تھی۔ چاندنی رات کے نہ جانے کس پہر سو گئی تھی، حسنہ ایک مرتبہ پھر کمرے میں آئی تھی۔ آپا آپا جلدی اٹھیں، چھمیا آپا کو کچھ ہوش نہیں، انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، نہ تو کچھ بولتی ہیں نہ ہی آنکھیں کھول رہی ہیں۔ چاندنی بیگم اٹھ کر بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہو گیا آپا کو؟ چاندنی اٹھ کر تیزی سے شمیا بائی کے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ وہاں موجود گلبدن شمیا بائی کو زور زور سے ہلا رہی تھی۔ آپا 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 اٹھیں، کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کو بلا کر لائے۔ آپا اٹھیں آپا۔ شمیا بائی بالکل بے سدھ تھی۔ رات کے کسی پہر دینو بابا حکیم کو بلا لائے تھے، جو اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً شمیا بائی کو آ کر چیک کرتے رہتے تھے۔ حکیم صاحب نے انہیں شمیا بائی کی نبض کو چیک کیا، پھر انہوں نے کوئی آلہ لے کر اس کے سینے پر رکھ دیا، اپنی انگلیوں سے ان کی